नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने सिक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉरी, ये चैप्टर थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसके लिए। तो आज हम एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो हमारा काफी टाइम से पेंडिंग था। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसमें देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 है ये, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर प्रभाकर नाम का एक लड़का था जो लोहार की दुकान पर था। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसियां जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे के एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो देखते हैं आगे क्या है। लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज के आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। उस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों का साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल भी हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो मतलब इसमें क्या है, लोहे के औजार और खेती। मतलब लोहे के औजार कौन कौन से होते थे? देखो, इसको सड़ासी बोलते हैं, ये कुल्हाड़ी है, मतलब, और ये उस टाइम पर, मतलब हमने चैप्टर अध्याय 4 में पढ़ा था, ये मतलब धान के लिए किया था। ठीक है, तो मतलब लोहे के जो भी औजार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। कृषि मतलब खेती के लिए क्या क्या उत्पादन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राजाओं का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस तरह से हमें सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई मतलब उनको पानी देना। सिंचाई का मतलब होता है पानी देना। सिंचाई का मतलब क्या होता है? पानी देना। और लेकिन पानी कैसे दिया जाएगा? पानी नहरों, कुएं और तालाब के जरिए दिया जाएगा। उसके अलावा दिए नहीं जा सकते क्योंकि उनमें पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, आगे देख। हम्म, 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 इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाई दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। ठीक है, ये जो मतलब है, ये आप अपने इसे ट्राई करने के लिए। ठीक है, गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे, ये क्वेश्चन है। ये देखते हैं आगे के, गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने? 3 तरह के लोग रहते थे। कितने? 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लेला, साधारण हलवाओं को उपवाण और भूमिहीन मजदूर दास का डेसियार और अधिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी प्रधान व्यक्ति, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने बने रहते थे। इस परिवार के लोग कितने, कम से कम अनेक पीढ़ियों पर बने रहते थे। यानी कि यह पद आभूषानिक अनुवंशिक था। ग्राम भोजक ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। कर मतलब जिनको, कर का मतलब आज के जमाने में टैक्स होता है, टैक्स भी इनको सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ये लोग क्या, न्यायाधीश मतलब जज का और पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गिरफ्ती कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा सुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। और मतलब और बाकी के गांव में कौन कौन भी रहते थे? लोहार भी रहते थे, कुम्हार भी रहते थे, बढ़ैया, बढ़ई बढ़ई उसको बोलते हैं जो मतलब लकड़ी का वो बनाते हैं। और बुनकर जो मतलब वो करते हैं, बुनकर मतलब चीजें बनाते हैं, जैसे ऊन से बुनकर स्वेटर वगैरह जो बनाते हैं। नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकाल और पुरातत्व। मतलब
कहानियां क्या क्या कहती हैं ये इस बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। देखते हैं वो कहानी क्या है। ये कहानी है, ये निर्धन की कहानी है जो आप पढ़ लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो क्या है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन में जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग्स, खंभों व प्रवेश द्वारों ये पर सजाया जाता था। जहां इस चैप्टर में ज्यादातर क्या चीजें दी गई हैं आपको पता है? इस चैप्टर में ज्यादातर मतलब पहले के जो लोग गांव में मतलब जो रहते थे, गांव के लोग कैसे रहते थे, खेती के लिए क्या करते थे, उत्पादन के लिए क्या करते थे, मतलब इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। मतलब ये सब चीजें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आपकी नॉलेज के हिसाब से भी लिख सकते हो। अध्याय 5 में पढ़ित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों व वलकपियों मिले हैं। अनेक शहरों व वलकपियों मिले हैं। वलय कपू गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कप्पू लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संबंध लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए हों। मतलब पहले के जो घर थे ज्यादातर मतलब छप्पर से बने हुए, छप्पर मतलब लकड़ी से बने हो, मिट्टी से बने हो, तो वो क्या है ना, ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते ना, इसलिए भविष्य में पुरातत्व में इनकी खोज कर सकते हैं। आगे चल के मतलब जो मतलब पुरातत्व हमारे वो खोज सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग। प्राचीन शहरों के बारे में यहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा कि एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्थरों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। ठीक है, अब क्या है, अब आता है सिक्के। मतलब पहले के सिक्के के बारे में, सिक्के मतलब जो कॉइन्स होते हैं हमारे पास, जो कॉइन्स है उसके बारे में देखते हैं क्या है। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत। ये याद रखना, ये पूछ सकता है कि सबसे पुराने कौन से सिक्के थे, तो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। कितने? 500 साल चले। कितने साल चले ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने? 500 साल। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या विभिन्न सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये भी क्यों कहा जाता था? उनके ऊपर विभिन्न तरह की आकृतियां मतलब चित्र बनाए जाते थे, इसके लिए उनको आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, ये चित्र है, ये आहत सिक्के हैं, ये देख लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर मतलब नगर में अनेक गतिविधियों के केंद्र में क्या क्या गतिविधियां होती थी उसके बारे में देखते हैं हम। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में देखते हैं, उदाहरण के लिए इसके इधर उदाहरण दिया गया मथुरा का, तो देखते हैं मथुरा में क्या गतिविधियां होती थी। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। यह यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर स्थित है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण नगर बोलते हैं। ठीक है, इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम में पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। शहर के ओर चारों क्या थी? किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लोग के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र है। मथुरा क्या है? बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र है। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये क्या है? कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि कृष्ण की नगरी जो थी मथुरा ही थी। ठीक है, मथुरा में प्रस्तव खंडों तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख ने सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माता बनाने वालों और चित्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं।
ठीक है। मथुरा के लोगों के व्यापारी, मतलब ये देखिए, मतलब ये मथुरा के बारे में बताया कि मथुरा देखो किस तरह, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि मथुरा किस 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 चीज से फेमस है। मथुरा किस चीज से फेमस है? मथुरा मूर्तियों से फेमस है, क्योंकि वहां पर तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं। शिल्प तथा शिल्पकार पुरातत्व में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। मतलब पुरातत्व में शिल्पों के नमूने क्या मिले हैं, वो कैसे हैं? मिट्टी के बहुत सुंदर और पतले पतले बर्तन मिले हैं, और काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। कहाँ मिले? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ में श्रेणी थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार इसलिए लाभ का कुछ 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 हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। फिर मठ तथा धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। मतलब उनकी जो शिल्प और शिल्पकार भी मतलब कैसे बैंक के जैसे भी काम करते थे, जो लोगों का पैसा लेते थे और वो उस पैसे को वो जिस तरह से बैंक आज लोन देती है उसी तरह से वो यूज करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। क्या है अरिकामेडू? अरिकामेडू में क्या है? लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। पत्तन मतलब बंदरगाह जो सामान उतार, जो बड़े बड़े जहाज आते हैं वहां सामान उतारे जाते हैं। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों मतलब ये जो अरिकामेडू में एक क्या था? बंदरगाह था, जहाँ पर लोग बड़े बड़े जहाज उतरते थे। तो वहां पर अलग अलग चीजें रखने के मतलब अलग अलग सुविधाएं थी, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे एरेटाइन किसके नाम से जाना जाता है? एक इटलियन, ठीक है, इटली शहर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनकी डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्थ बबल पत्थरों से बनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब ये आपका चैप्टर 8 अध्याय, मतलब जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 8 था, वो आपका खत्म हो चुका है। और ये चैप्टर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, इसके लिए सॉरी। तो ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़िए, मैंने तो पढ़ा है। और आप लोग को मतलब इस चैप्टर में ज्यादातर गांव के बारे में बताया गया है, गांव की स्थिति पहले कैसी थी, क्या था क्या नहीं था। तो चैप्टर को देखिए, इस चैप्टर को। और भी कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरे से व्हाट्सएप पे भी आके पूछ सकते हो। तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक थैंक यू। एंड वीडियो को स्किप करके मत देखिए क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ओके, मिलते हैं।